घने जंगल के बीचों बीच तेज बारिश हो रही थी। कैमरा धीरे धीरे एक आदमी की तरफ बढ़ता है जिसका नाम आरव है। आरव एक जियोलॉजिस्ट था और कई महीनों से पहाड़ों के नीचे मौजूद अजीब गैसों पर रिसर्च कर रहा था। वह मिट्टी के सैंपल इकट्ठा कर ही रहा था कि अचानक झाड़ियों के अंदर से एक जहरीला सांप निकलता है और उसके हाथ पर काट लेता है। दर्द इतना तेज था कि आरव की चीख जंगल में गूंज उठी। उसके हाथ की नसें नीली पड़ने लगीं। वह कांपते हुए अपना फोन निकालता है, लेकिन फोन हाथ से गिरकर पत्थरों के नीचे चला जाता है। आसपास कोई नहीं था। आरव जल्दी से अपनी जेब से छोटा ब्लेड निकालता है और जहर फैलने से रोकने के लिए घाव के ऊपर कट लगा देता है। फिर किसी तरह अपने हाथ से खून निकालने की कोशिश करता है। उसकी हालत लगातार बिगड़ रही थी। आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा था। वह लड़खड़ाते हुए अपनी जीप तक पहुंचता है और तेज स्पीड में अपने घर की तरफ निकल जाता है। रास्ते भर उसका शरीर कांपता रहता है। घर पहुंचते ही वह दवा ढूंढने लगता है, लेकिन कुछ समझ नहीं आता। वह पानी पीकर फर्श पर गिर पड़ता है और बेहोश हो जाता है। कई घंटों बाद उसकी आंख खुलती है। उसका हाथ सूज चुका था, लेकिन वह अभी जिंदा था। तभी उसे बाहर किसी गाड़ी के रुकने की आवाज सुनाई देती है। वह मदद के लिए चिल्लाता है, मगर बाहर खड़े लोग उसकी तरफ देखते हैं और बिना कुछ बोले वहां से चले जाते हैं। ये बात उसे बेहद अजीब लगती है। आखिर कोई उसकी मदद क्यों नहीं कर रहा था? अगली सुबह जब वह थोड़ा संभलता है तो बाहर निकलता है। सड़क पर सन्नाटा था। हर तरफ छोड़ी हुई गाड़ियां खड़ी थीं। कोई इंसान दिखाई नहीं दे रहा था। वह शहर की तरफ बढ़ता है। रास्ते में उसे एक डिजिटल स्क्रीन दिखाई देती है जिस पर बार बार चेतावनी चल रही थी कि एक रहस्यमयी वायरस पूरी दुनिया में फैल चुका है। लोगों से घरों में रहने की अपील की जा रही थी। स्क्रीन अचानक बंद हो जाती है। आरव के चेहरे पर डर साफ नजर आने लगता है। उसे सबसे पहले अपने माता पिता की चिंता होती है। वह तुरंत उनके घर पहुंचता है, लेकिन अंदर का दृश्य देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसके पिता कुर्सी पर मृत पड़े थे और घर में बदबू फैली हुई थी। थोड़ी दूर उसकी मां भी जमीन पर गिरी हुई थी। आरव टूट जाता है। वह घंटों रोता रहता है, क्योंकि अब इस दुनिया में उसका कोई नहीं बचा था। शाम तक वह घर के पीछे दो कब्रें खोदता है और अपने माता पिता को दफना देता है। रात को वह अपने पुराने कमरे में जाकर बैठता है। दीवारों पर बचपन की तस्वीरें लगी थीं। वह उन्हें देखता है और पहली बार उसे एहसास होता है कि पूरी दुनिया बदल चुकी है। अगले दिन आरव शहर के अलग अलग इलाकों में घूमता है। चर्च के अंदर लोग उसी हालत में मरे पड़े थे, जैसे प्रार्थना करते हुए अचानक उनकी सांसें रुक गई हों। अस्पतालों में अफरा तफरी के निशान थे। कहीं टूटे शीशे पड़े थे तो कहीं स्ट्रेचर, लेकिन एक भी जिंदा इंसान नहीं था। अब आरव को समझ आ चुका था कि अगर उसे जिंदा रहना है तो खुद को बदलना होगा। वो एक स्टोर से खाने पीने का सामान, दवाइयां और कुछ हथियार इकट्ठा करता है। उसे उम्मीद थी कि कहीं ना कहीं कुछ लोग अभी भी जिंदा होंगे। दिन गुजरते जाते हैं। वह अलग अलग शहरों में घूमता है, मगर उसे सिर्फ खामोशी मिलती है। एक दिन वह एक बड़े मॉल में पहुंचता है। वहां बिजली बंद थी, लेकिन अंदर अब भी काफी सामान मौजूद था। थककर वह वहीं रुक जाता है। रात को अचानक उसे किसी के कदमों की आवाज सुनाई देती है। वह तुरंत बंदूक तान देता है। तभी अंधेरे से दो लोग बाहर आते हैं, एक लड़की और एक बुजुर्ग आदमी। लड़की का नाम मीरा था और बुजुर्ग का नाम डेविड। तीनों एक दूसरे को देखकर हैरान रह जाते हैं। इतने महीनों बाद पहली बार उन्हें कोई जिंदा इंसान मिला था। धीरे धीरे वे बातचीत शुरू करते हैं। डेविड बताता है कि वायरस ने सिर्फ कुछ हफ्तों में पूरी दुनिया खत्म कर दी। सरकारें गिर गईं, सेना खत्म हो गई, शहर वीरान हो गए। मीरा अपनी फैमिली को खो चुकी थी। उसकी आंखों में अब भी डर साफ दिखाई देता था। उस रात वे तीनों मॉल में बैठकर पुराने वीडियो देखते हैं जिनमें न्यूज चैनल दुनिया के खत्म होने की खबरें दिखा रहे थे। लोग सड़कों पर मर रहे थे। अस्पतालों में जगह नहीं बची थी। आरव यह सब देखकर सन्न रह जाता है। उसे अफसोस होता है कि उसने समय रहते अपने परिवार की बातों पर ध्यान नहीं दिया। कुछ दिनों तक वे साथ रहते हैं, लेकिन धीरे धीरे आरव को एहसास होने लगता है कि डेविड उम्मीद छोड़ चुका है। वह बार बार मौत की बातें करता है। एक रात वह आरव से कहता है कि शायद इंसानों की कहानी यहीं खत्म हो चुकी है। हमें अब सिर्फ इंतजार करना चाहिए। आरव को उसकी बातें पसंद नहीं आती। उसे लगता है कि अभी भी उम्मीद बाकी है। अगले दिन वह मीरा से कहता है कि वह उसके साथ चले। वे किसी सुरक्षित जगह पर नई जिंदगी शुरू कर सकते हैं। मगर मीरा उलझन में थी। वो डेविड को अकेला छोड़ना नहीं चाहती थी। आरव अकेले वहां से निकल जाता है। उसकी गाड़ी तेज रफ्तार में सुनसान सड़क पर दौड़ रही थी। तभी अचानक सड़क के बीच एक कुत्ता आ जाता है। आरव ब्रेक लगाता है। वो कुत्ता घायल था और बेहद कमजोर दिखाई दे रहा था। आरव धीरे धीरे उसके पास जाता है। कुत्ता डरता नहीं, वो चुपचाप उसकी तरफ देखता रहता है।
आरव उसे अपने साथ ले लेता है और उसका नाम शेरू रखता है। लंबे समय बाद उसे ऐसा लगता है जैसे जिंदगी ने उसे फिर से जीने की वजह दी हो। अब वह अकेला नहीं था। पार्ट 2 समय बीतने लगता है। आरव और शेरू एक छोटे फार्म हाउस में रहने लगते हैं। आरव खेती करना सीखता है, बारिश का पानी जमा करता है और किताबों से सर्वाइवल के नए तरीके पढ़ता है। मगर अकेलापन धीरे धीरे उसे अंदर से खत्म करने लगता है। वो कई बार खुद से बातें करने लगता है। कभी रेडियो ऑन करता है, लेकिन हर फ्रीक्वेंसी पर सिर्फ सन्नाटा मिलता है। करीब 1 साल बाद एक रात शेरू लगातार भौंकने लगता है। आरव बाहर आता है तो दूर पहाड़ी पर धुआं उठता दिखाई देता है। उसका दिल तेज धड़कने लगता है। इसका मतलब वहां कोई इंसान जरूर है। वह तुरंत अपनी गाड़ी लेकर उस दिशा में निकल पड़ता है। वहां उसे एक लकड़ी का छोटा घर दिखाई देता है। जैसे ही वह करीब पहुंचता है, सामने से एक महिला बंदूक तान देती है। उसका नाम सिया था। सिया पहले सेना में मेडिकल असिस्टेंट थी। शुरुआत में वह आरव पर भरोसा नहीं करती, लेकिन धीरे धीरे दोनों बातचीत करने लगते हैं। सिया कई महीनों से अकेले रह रही थी। उसने जंगल में जीना सीख लिया था। वह जड़ी बूटियों से दवाइयां बनाती थी और खुद ही शिकार करती थी। आरव उसकी हिम्मत देखकर प्रभावित हो जाता है। कुछ दिनों बाद सिया आरव के फार्म हाउस में रहने आ जाती है। दोनों मिलकर जिंदगी को फिर से बनाने की कोशिश करते हैं। वे खेत तैयार करते हैं, सोलर पैनल लगाते हैं और पुराने ट्रकों से मशीनें निकालकर काम चलाते हैं। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। लंबे समय बाद उनके जीवन में खुशी लौटती है। फिर एक दिन सिया आरव को बताती है कि वह प्रेग्नेंट है। ये खबर सुनकर आरव खुश भी होता है और डर भी जाता है। इस नई दुनिया में बिना डॉक्टर और अस्पताल के बच्चा पैदा करना बहुत बड़ा खतरा था। सिया उसे भरोसा दिलाती है कि वह संभाल लेगी। इसके बाद आरव लाइब्रेरी से मेडिकल किताबें लेकर आता है और हर दिन बच्चे की देखभाल के बारे में पढ़ता है। एक दिन खाने की तलाश में जाते समय आरव पहली बार शिकार करता है। वह जानवर को मारते वक्त कांप जाता है, क्योंकि पहले उसने कभी किसी जीव को नुकसान नहीं पहुंचाया था। लेकिन अब हालात अलग थे। कुछ महीनों की मेहनत के बाद उनका घर पूरी तरह बदल जाता है। सोलर बिजली चालू हो जाती है, खेतों में सब्जियां उगने लगती हैं। जिंदगी धीरे धीरे पटरी पर लौटती दिखाई देती है। मगर उसी दौरान एक नई मुसीबत शुरू हो जाती है। रात के समय हजारों चूहे उनके इलाके में फैलने लगते हैं। वे खाने का सामान खराब कर देते हैं, घर में घुसने की कोशिश करते हैं। आरव और सिया पूरी रात जागकर उन्हें भगाते रहते हैं। आखिरकार वे सारा बचा हुआ मांस जला देते हैं ताकि चूहे वहां ना आए। कुछ दिनों बाद अचानक बिल्लियों के झुंड इलाके में दिखाई देने लगते हैं और धीरे धीरे चूहों का आतंक खत्म हो जाता है। उसी समय सिया को लेबर पेन शुरू हो जाता है। बाहर तूफानी रात थी, बिजली भी चली जाती है। आरव घबरा जाता है, लेकिन सिया उसे शांत रहने को कहती है। कई घंटों की तकलीफ के बाद आखिरकार उनकी बेटी पैदा होती है। दोनों उसका नाम तारा रखते हैं। उस छोटी बच्ची के आने से उनकी दुनिया बदल जाती है। अब उनके पास जीने की सबसे बड़ी वजह थी। कुछ साल गुजरते हैं। आरव और सिया अपने इलाके में जगह जगह निशान छोड़ते रहते हैं, ताकि अगर कोई और जिंदा इंसान हो तो उन्हें ढूंढ सके। फिर कहानी 6 साल आगे बढ़ती है। तारा अब बड़ी हो चुकी थी। एक दिन आरव जंगल से लौट रहा होता है, तभी उसकी गाड़ी के सामने अचानक एक जंगली जानवर आ जाता है। वह गाड़ी रोकता है और तभी उसे पेड़ों के पीछे एक छोटी लड़की दिखाई देती है। लड़की बेहद डरी हुई थी। उसके कपड़े फटे हुए थे और चेहरे पर मिट्टी लगी थी। आरव उसे शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन वह भागने लगती है। काफी देर पीछा करने के बाद वह उसे रोकता है। लड़की का नाम नूर था। वह बोलती बहुत कम थी। धीरे धीरे पता चलता है कि उसका बचपन बेहद डरावना रहा था। उसके पिता हिंसक इंसान थे, जिन्होंने दुनिया खत्म होने के बाद उसे कैद की तरह रखा था। उसकी मां की मौत हो चुकी थी। सिया और तारा नूर को अपने घर लाते हैं। शुरुआत में नूर किसी पर भरोसा नहीं करती, लेकिन धीरे धीरे वह इस परिवार का हिस्सा बन जाती है। कुछ समय बाद 2 और लोग उनकी कम्युनिटी में शामिल होते हैं, एक दंपति और उनका छोटा बेटा। अब यह जगह धीरे धीरे एक छोटे गांव जैसी बनने लगती है। लोग खेती करते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं और नई जिंदगी बनाने की कोशिश करते हैं। पार्ट 3 साल गुजरते जाते हैं। अब उनकी छोटी कम्युनिटी काफी बड़ी हो चुकी थी। तारा जवान हो चुकी थी। नूर अब पहले से ज्यादा खुलकर बोलने लगी थी। वहीं सिया और आरव के 2 बेटे भी थे। एक दिन जंगल में लगे ट्रैप में कुछ फंसता है। सभी लोग हथियार लेकर वहां पहुंचते हैं। वहां उन्हें 4 नए सर्वाइवर मिलते हैं। उनमें एक आदमी था जिसका नाम विक्टर था। उसके साथ उसकी पत्नी, एक जवान लड़की और एक लड़का था। विक्टर खुद को बहुत मददगार दिखाता है। वह कहता है कि उसके पास पानी निकालने की मशीन है, जिससे पूरे इलाके की पानी की समस्या खत्म हो सकती है। कम्युनिटी के लोग खुश हो जाते हैं, क्योंकि उनके पानी के पाइप अब खराब हो चुके थे।
आरव को शुरुआत से ही विक्टर पर भरोसा नहीं होता। उसकी आंखों में कुछ अजीब था, लेकिन बाकी लोग उसे मौका देना चाहते थे। अगले दिन सभी लोग शहर जाकर जरूरी सामान लाते हैं। विक्टर की टीम भी मदद करती है। धीरे धीरे वे कम्युनिटी में घुलने मिलने लगते हैं। रात को बोनफायर के पास सभी लोग गाने गाते हैं। पहली नजर में सब कुछ ठीक दिखाई देता है, मगर आरव लगातार सतर्क रहता है। उसे महसूस होता है कि विक्टर हर चीज को बहुत ध्यान से देख रहा है, जैसे वह इस जगह पर कब्जा करना चाहता हो। कुछ दिनों बाद विक्टर अपनी मशीन से जमीन खोदना शुरू करता है। पूरी कम्युनिटी उत्साहित थी, क्योंकि अगर पानी मिल जाता तो वे लंबे समय तक वहां रह सकते थे। उधर तारा और कम्युनिटी का एक लड़का आर्यन एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। दोनों नई दुनिया को देखने का सपना देखते हैं। वे मानते थे कि शायद कहीं और भी इंसानों की बस्तियां मौजूद हों। आखिरकार कई दिनों की मेहनत के बाद जमीन से पानी निकल आता है। सभी खुशी से झूम उठते हैं। विक्टर हीरो बन जाता है। लोग उसके नाम के नारे लगाने लगते हैं। लेकिन आरव का शक और गहरा हो जाता है। उसी रात आरव को अपने घर के पीछे हलचल सुनाई देती है। वह चुपके से वहां पहुंचता है और देखता है कि विक्टर का आदमी नूर के कमरे के बाहर पहरा दे रहा है। कुछ देर बाद विक्टर अंदर से बाहर निकलता है। आरव का खून खौल उठता है। जब वे नूर से पूछते हैं तो सच सामने आ जाता है। विक्टर ने उसके साथ जबरदस्ती की थी। पूरी कम्युनिटी गुस्से में भर जाती है। सिया कहती है कि अगर ऐसे इंसान को जिंदा छोड़ा गया तो वह सब कुछ बर्बाद कर देगा। अब उनके सामने सबसे मुश्किल फैसला था। क्या वे इंसानियत बचाने के लिए एक इंसान की जान ले सकते हैं? आखिरकार वे विक्टर का सामना करते हैं। पहले तो वह हंसता है और खुद को सही साबित करने की कोशिश करता है, मगर जब उसे समझ आता है कि इस बार कोई उसकी बात नहीं मानेगा तो वह हिंसक हो जाता है। तभी आरव अपना आपा खो बैठता है। वह लोहे की रॉड उठाकर विक्टर पर हमला कर देता है। बाकी लोग भी उसे रोकते नहीं। कुछ ही पलों में विक्टर मर चुका था। उस रात कोई नहीं सो पाता। आरव पहली बार किसी इंसान को मार चुका था। उसे खुद से नफरत होने लगती है, मगर सिया उसे समझाती है कि कभी कभी बुराई को रोकना भी जरूरी होता है। विक्टर के कुछ साथी कम्युनिटी छोड़कर चले जाते हैं, जबकि बाकी लोग वहीं रहने का फैसला करते हैं, क्योंकि वे भी उससे परेशान थे। इसके बाद समय तेजी से गुजरता है। बच्चे बड़े हो जाते हैं। तारा और आर्यन दुनिया देखने के लिए कम्युनिटी छोड़ देते हैं। वे वादा करते हैं कि एक दिन वापस जरूर आएंगे। उधर आरव का छोटा बेटा नील मशीनें बनाने में बहुत होशियार था। वह पुराने कबाड़ से नई चीजें बनाता रहता था। एक दिन वह उड़ने वाला छोटा ग्लाइडर तैयार करता है, जिसे देखकर पूरी कम्युनिटी खुश हो जाती है। मगर उसका बड़ा भाई कर्ण उससे जलने लगता है, क्योंकि हर कोई नील की तारीफ करता था। एक दिन कम्युनिटी में अचानक लोग बीमार पड़ने लगते हैं। उन्हें तेज बुखार होने लगता है। शुरुआत में सभी को लगता है कि यह मामूली बीमारी है, लेकिन जल्द ही हालात बिगड़ने लगते हैं। सिया और बाकी लोग मरीजों का इलाज करने की कोशिश करते हैं। नील की हालत सबसे ज्यादा खराब हो जाती है। आरव डर जाता है, क्योंकि उसे पुराने वायरस की याद आने लगती है, जिसने पूरी दुनिया खत्म कर दी थी। उसी दौरान कई साल बाद तारा वापस लौटती है, लेकिन वह अकेली थी। आर्यन उसके साथ नहीं था। तारा टूट चुकी थी। वह बताती है कि सफर के दौरान उन पर एक हिंसक आदमी ने हमला किया था। लड़ाई में आर्यन मारा गया। तारा किसी तरह बचकर वापस पहुंची।